आगे चलते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में अपन ने जो है जो चैप्टर 4 चल रहा था अपना फाइंडिंग द एक्स, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं एवरेज के ऊपर। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो लिखो। If each of the given element is increased or decreased by x, then their average is also respectively increased or decreased by x, increased or decreased by x। ये तो अर्थमेटिक मीन का जनरल फॉर्मूला है कि टोटल जो भी एलिमेंट है उनका सम करना है और डिवाइड कैसे करना है, जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एवरेज बोलते हो जिसको तुम। और पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोई भी एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और उन एलिमेंट्स के लिए तुम हर एक एलिमेंट में कोई नंबर x को इंक्रीज कर दो और कोई नंबर x को हर एक एलिमेंट में से क्या कर दो, डिक्रीज़ कर दो। कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 एलिमेंट दे रखे हैं तुम्हें, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब तुम इन चारों एलिमेंट में से कोई सा भी नंबर क्या करो, या तो इंक्रीज कर दो। जैसे हर एक एलिमेंट में तुमने x को इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल x = 2 मान लेता हूँ मैं, तो 5 में 2 जोड़ दोगे तो 5 और 2 7 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर क्या था 10, 10 में भी 2 जोड़ दोगे 12। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 15, 15 में भी 2 जोड़ दोगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 20, 20 में भी क्या जोड़ दोगे 2। कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी एलिमेंट्स में अपन को एक फ़िक्स नंबर को जोड़ दें, या उन सभी एलिमेंट्स में से कोई फ़िक्स नंबर को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जो एक्चुअल एलिमेंट्स का जो एवरेज आया था, एक्चुअल एलिमेंट्स का जो एवरेज आया था वो भी जिस नंबर को अपन ऐड या डिक्रीज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, उस नंबर से क्या हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी 4 एलिमेंट ले लेते हैं अपन, (45, 55, 80) 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 45, 55 और 80, ठीक है ना। जब इन तीनों का तुम एवरेज निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, तो इनका एवरेज जो आएगा वो आएगा 60। इनका एवरेज कितना आएगा, 60 आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट में 20 जोड़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल x = कितना ले लेता हूँ, 20। इसमें 20 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 65।
इसमें 20 ऐड करोगे कितना आएगा 75, इसमें 20 ऐड करोगे कितना आएगा 100 आएगा। फिर इनका क्या निकालोगे तुम, एवरेज निकालोगे, इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा 80 आएगा। इनका एवरेज कितना आएगा 80। तो देखो एवरेज कितने से बढ़ गया 20 से, जिस नंबर को तुम ऐड कर रहे हो उतने से एवरेज बढ़ जाएगा। या अपोजिट भी बोल सकते हो, अगर जिस नंबर से तुम इसको क्या कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो एवरेज भी पहले वाले नंबर से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे 20 घटा रहे हो तो एवरेज अब 60 नहीं आके बल्कि कितना आएगा 40 आएगा, 20 से कम हो जाएगा। आगे की प्रॉपर्टी समझ में, कहने का मतलब जिस एलिमेंट को तुम ऐड कर रहे हो या जिस एलिमेंट को तुम घटा रहे हो ईच एलिमेंट में से, तो उसका एवरेज जो है उसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, if each of the given element is multiplied or divided by a non-zero x, then their average gets multiplied or divided by x रेस्पेक्टिवली। जैसे अभी एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए लिखा था ना अपन ने कि जिस नंबर को ऐड कर रहे हो या जिस नंबर को घटा रहे हो उतना ही चेंज किस में आ जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस नंबर से क्या कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिस एलिमेंट से हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो एवरेज भी क्या होगा, सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और सेम एलिमेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक ही प्रॉपर्टी है वो चारों जगह अप्लाई हो सकती है, एडिशन में भी, सब्सट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवाइडेशन में भी। जिस नंबर से तुम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, एवरेज भी उसी नंबर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर ऐड कर रहे हो तो, घट जाएगा अगर माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अच्छा लिख रहे हो, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ x1 and x2 are the arithmetic mean of two samples of size n1 and n2 respectively, then the arithmetic mean z of the distribution combining the two samples can be calculated as
z इक्वल टू, इसके बाद यहाँ लिखना है ऊपर, ठीक है, z इक्वल टू n1x1 प्लस n2x2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसका मतलब क्या है कि जैसे दो सैंपल दे रखे हैं, एक सैंपल में तो कितने एलिमेंट हैं n1 और दूसरे सैंपल में कितने एलिमेंट हैं n2 एलिमेंट है। जो पहला सैंपल है n1 जिसमें n1 एलिमेंट है, उसका जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो कितना दे रखा है, x1 दे रखा है। और जो दूसरा सैंपल है जिसमें n2 एलिमेंट है, उसका अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है, x2 दे रखा है। फिर बोल रहा है कि दोनों सैंपल को एक साथ कंबाइन कर दे अपन, जिसमें n1 और n2 एलिमेंट्स हैं। तो जो कंबाइन करने के बाद जो एक सैंपल बनेगा उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे तुम, तो उसका अर्थमेटिक मीन इस फॉर्मूले से निकालोगे, z इक्वल टू n1 जो पहले सैंपल में एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाई जो पहले सैंपल का अर्थमेटिक मीन था, प्लस दूसरे सैंपल में एलिमेंट मल्टीप्लाई किससे करना है, दूसरे सैंपल के अर्थमेटिक मीन से, डिवाइड किससे करना है, दोनों सैंपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं n1 प्लस n2। तो जो अपने पास जो कंबाइन करने के बाद जो एक सैंपल बनेगा दोनों को कंबाइन करने के बाद, उसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, z। समझ में आ गया क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन, the average marks of 3 batches, the average marks of 3 batches of students having 70, 80 and 50 students respectively are 60, 50 and 46. The average marks of all the 200 students, the average marks of all the 200 students taken together is 51.5, 52, 52.5, 53। क्या आएगा, सी ऑप्शन। सेम इसी तरह करना है इसको। अब की बार क्या किया है कि यहाँ पे दो अपने पास सैंपल थे, यहाँ पे कितने दिए इसने, 3 दिए हैं, ठीक है ना। वो तो सैंपल साइज दे रखी है n1, n2, n3, 70, 80 और 50। और ये तीनों क्या दे रखे हैं, उनके एवरेज दे रखे हैं। जो 70 है उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज कितना है, 60, 80 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 50, और 50 के करस्पॉन्डिंग एवरेज कितना है, 46 है, ठीक है ना। तो अब क्या किया, तीनों जो सैंपल थे, तीनों जो स्टूडेंट्स थे 70, 80 और 50, उनको तीनों को एक साथ मिला दिया, कंबाइन कर दिया। फिर बोल रहा है कंबाइन करने के बाद जो सैंपल बनेगा उसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा। ये तो बोला इसने, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 200 स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर इज, ठीक है। तो कर लोगे इसको, जैसे यहाँ 2 के लिए लिखा था ना फॉर्मूला, इसको किसके लिए कर लोगे, 3 के लिए, n2x2 प्लस n3x3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 की वैल्यू कितनी है, 70, इसका अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है, 60, प्लस नेक्स्ट कितना है, 80, इसका कितना दे रखा है मीन, 50, प्लस 50 और इसका एवरेज कितना दे रखा है, 46, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
70 प्लस 80 प्लस 50, इसको कैलकुलेट करोगे 52.5 आएगा, ये आएगा ना 52.5। नेक्स्ट देखो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन the geometric mean is defined as the nth root of the product of n numbers if x1 x2 x3 xn are the n numbers, then geometric mean is equal to nth root of x1 into x2 x3 xn। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे दो एलिमेंट हैं अपने पास 3 और 27, ठीक है, और फाइंड करना है इसका ज्योमेट्रिक मीन। तो कितने एलिमेंट है अपने पास? दो एलिमेंट है ना, तो पावर भी कितनी लोगे, कौन सा रूट लोगे? जितने एलिमेंट है उतने ही रूट लेना है। जैसे दो एलिमेंट हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर क्या लोगे? 1/2 लोगे। अगर एलिमेंट कितने होते अपने पास? 3 होते, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके पावर क्या लेते? 1/3 लेते। अगर n एलिमेंट होते तो n का मल्टीप्लाई करके पावर कितनी ले लेते? 1/n ले लेते, ठीक है। तो दो एलिमेंट है, दोनों का क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंपली क्या करोगे? 3 × 27 पावर कितनी लोगे? 1/2। कर लो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 81 की पावर 1/2 यानी 9। इसी तरह से अगर तीन एलिमेंट हो अपने पास 4, 6 और 9, 4, 6, 9, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 4 × 6 × 9 पावर 1/3। कितना आएगा? 216 पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट ले लेना, 6 आएगा इसका। ठीक है ना। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उतनी पावर लेनी है तुम्हें। 4 दे रखे तो पावर 1/4 कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट देखो मीडियन। मीडियन is the middle value
median is the middle value that separates the higher half from the higher half from the lower half from the lower half of the set of observations. देखो मीडियन कैसे निकालना है, जैसे कोई एलिमेंट का सेट दे रखा है तुम्हें, फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट अपने पास, इस तरह से, ठीक है। 5 एलिमेंट्स का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, बोल रहा है मीडियन निकालो। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं तुम्हें, उन एलिमेंट्स को तुम्हें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो मैंने डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, हो सकता है तुम्हें 20 एलिमेंट दे दे और मिक्सअप करके देगा, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है, 20 के 20 एलिमेंट्स को कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स जो है ना, ये वाले एलिमेंट्स, अगर ये एलिमेंट्स कैसे आते हैं तुम्हारे पास, ऑड नंबर में आते हैं। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं ना, यानी ऑड नंबर में है, तब तो मीडियन क्या हो जाएगा, उसका जो मिडिल वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे मिडिल वैल्यू क्या है अपने पास 11 है, तो सिंपली इसका जो मीडियन होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ऑड नंबर नहीं दे रखे, बल्कि कितने दे रखे हैं, इवन नंबर्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 10 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, तब तुम्हें क्या करना है, मिडिल के जो 2 वैल्यूज़ होंगी, मिडिल वाली 2 वैल्यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 4 एलिमेंट्स तो लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ दोगे, 4 एलिमेंट कहाँ से छोड़ दोगे, राइट हैंड साइड से। मिडिल में कितने एलिमेंट मिलेंगे तुम्हें, 2। उन दोनों एलिमेंट्स का क्या ले लेना, एवरेज ले लेना, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स का क्या ले लोगे, एवरेज, और एवरेज लेने के बाद में जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ऑड नंबर दे रखा है तो मिडिल वैल्यू देखनी है, और इवन नंबर देखना है, और इवन नंबर दे रखे हैं एलिमेंट्स के, तो दोनों जो नंबर है मिडिल वाले उनका एवरेज निकालना है तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक, चलो एक बार है ना मीडियन के साथ मोड और लिखो, फिर एग्जांपल लेंगे एक बार। The mode is the most frequently appearing, the most frequently appearing value in the set of observations, value in the set of observations. Example, the mode of set of observations one, 5, 4, 5,
7 2 2 5। तो सिंपली क्या देखना है, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, दिए गए एलिमेंट्स में जो भी नंबर क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं अपन, जो एलिमेंट 5 है वो कितनी बार आ रहा है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो अपीयर हो रहा है एलिमेंट, उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मोड होगा ऑब्जर्वेशंस का वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हियर 5 इज द most frequently appearing value so 5 is the mode, so 5 is the mode। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखनी है अभी तक। एक तो जो मीन बताया था तुम्हें, जिसको एवरेज भी बोलते हैं अपन, अर्थमेटिक मीन, उसमें तो सिंपली क्या करना है, जितने एलिमेंट्स है सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद में मीडियन में क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद में अगर एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं, ऑड नंबर में दे रखे हैं, तब तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यूज़ एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं, इवन नंबर में दे रखे हैं, तो मिडिल की जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका क्या ले लोगे तुम, एवरेज ले लोगे, तो मीडियन आ जाएगा। और मोड में तो क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उसमें देखोगे कि फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है एलिमेंट, वो उसका क्या हो जाएगा, क्या, हाँ हाँ, समझा नहीं, सेम, अच्छा सेम टाइम पे, मतलब नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर जो प्रॉब्लम देगा मोड निकालने के लिए, तो ऐसा एक नंबर ज़रूर होगा जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट और लिखो, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे फिर। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ, अच्छा ऑन नहीं है के अशोक, अच्छा स्विच ऑन करना है, कहाँ से, चलो नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to root of variance where variance equal to summation 1 by n xi minus mean square xi minus mean square। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी एलिमेंट्स का सेट दे रखा है तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल find standard deviation of observations 1357 1357। ठीक है,
तो ये 4 एलिमेंट दे रखे तुम्हें और इसका क्या निकालना है तुम्हें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। निकालोगे कैसे, अंडर रूट वेरिएंस से निकालोगे। और वेरिएंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, समेशन 1/n xi माइनस मीन स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनका सबका मीन निकाल लोगे। तो मीन निकालोगे तो कैसे आएगा, देखो मीन इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 4। कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना है एक बार, 4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो xi माइनस मीन स्क्वायर करना है। xi का मतलब तो जो भी एलिमेंट्स तुम्हें दे रखे हैं, जैसे x1 क्या है अपने पास 1 है, x2 क्या है 3 है, x3 क्या है 5 है, x4 क्या है 7 है। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स में से क्या घटाना है तुम्हें, मीन को माइनस करना है और उसका क्या लेना है तुम्हें, स्क्वायर करना है और डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने अपने पास। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो वेरिएंस इक्वल टू 1 माइनस 4 स्क्वायर, फिर समेशन भी है मतलब सबको ऐड भी करना है, प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर 7 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n करना है। तो n कितना है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, ये 9 + 1 + 1 + 9 डिवाइडेड बाई 4, 5 आएगा। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, रूट वेरिएंस √5। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते हैं, एक लिख लिया ये। of the three numbers the average of the first and second, the average of the first and second is greater than the average of the second and third by 20. What is the difference between the first and third of the three numbers options 15, 20, 30, 40. बी, डी आएगा 40 ऑप्शन डी।
देखो ये बोल रहा है 3 नंबर्स में से जो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज है वो ग्रेटर देन है किससे, सेकंड और थर्ड के एवरेज से, और कितने अमाउंट में बड़ा है, 20। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज है जो 20 ज़्यादा है किससे, सेकंड और थर्ड के एवरेज से। तो हमें बताना है कि फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उनका डिफरेंस कितना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड का जो एवरेज है उसको कैसे लिखोगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और सेकंड और थर्ड का जो एवरेज है वो कैसे लिखोगे, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला जो एवरेज है ना वो इस वाले एवरेज से कितना है, 20 ज़्यादा है, तो इसमें ऐड कितना कर दोगे, 20 ऐड कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20, क्योंकि ये वाला जो है वो उस वाले एवरेज से कितना है, 20 ज़्यादा है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तुम, इक्वेशन को कैलकुलेट करना है और वैल्यू निकालनी है a माइनस सी की। a प्लस बी माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20, a माइनस सी इक्वल टू 40। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The average age of a cricket team reduces by 3 when two senior players aged 37 and 38 are replaced by two youngsters of equal age. What is the age of these players? What is the age of these players? What is the age of these players? ये बोल रहा है कोई क्रिकेट टीम है, उसमें से अगर 2 प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया जिनकी एज कितनी दे रखी है हमें, 37 और 38, और उनकी जगह पे 2 यंगस्टर्स को ले लिया जिनकी एज कैसी है, सेम है, इक्वल एज के 2 यंगस्टर ने रिप्लेस कर दिया, किस किस को रिप्लेस कर दिया, 2 प्लेयर्स को जिनकी एज कितनी है, 37 और 38 है। ठीक है ना, तो ऐसा करने से हुआ क्या, जो पहले एवरेज एज थी टीम की वो एवरेज एज घट के अब कितनी हो गई, मतलब पहले वाली एवरेज एज से घट के 3 कम हो गई। जब अपन ने जो सीनियर प्लेयर थे 37 और 38 ईयर्स वाले, उनको किससे रिप्लेस कर दिया, यंगस्टर्स से रिप्लेस कर दिया जिनकी एज क्या है, सेम है दोनों की। तो ऐसा करने से हुआ क्या, जो एवरेज एज थी टीम की वो कम हो गई 3 से। ठीक है ना, तो हमें क्या बताना है, जो यंगस्टर्स थे उनकी एज कितनी है, सेम ही है दोनों की एज तो 20। देखते हैं, बताओ।
प्लेयर कितने होते हैं तो सभी को पता होगा ना। क्रिकेट टीम में प्लेयर 11 होते हैं ना, टोटल प्लेयर्स 11। और फुटबॉल में कितने होते हैं? हाँ 11 होते हैं, पक्का? ठीक है। ट्राई करो, देखो कितना आता है इसका आंसर। ऑप्शंस देने हैं क्या? कई बार ऑप्शन देने से आंसर आ जाता है। 20, 21, 22, 24। नहीं हुआ किसी से? ट्वेंटी वन। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो इनिशियली जो क्रिकेट टीम थी जिसमें 11 प्लेयर हैं, ठीक है ना, उन सबकी जो एवरेज एज है वो कितनी मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ, ठीक है। तो एवरेज x मानने का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो टोटल सम ऑफ एज ऑफ क्रिकेट टीम इज इक्वल टू 11x। लिख सकते हैं ना ऐसा। ऊपर तो क्या लिखोगे? अगर मीन निकालना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे? टोटल प्लेयर से उनकी एज लिखोगे, है ना, सबका सम करोगे, डिवाइड किससे करोगे? टोटल नंबर यानी 11 इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? एवरेज आएगा। और वो एवरेज मैंने कितना मान रखा है? x मान रखा है। तो नीचे जो 11 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? एवरेज से कर दिया। तो टोटल सम आ जाएगा ना मेरे पास जितने भी प्लेयर हैं क्रिकेट टीम में। आ गई ये बात समझ में? तो टोटल सम जो आ रहा है वो 11 प्लेयर्स की एज का वो कितना आ रहा है अपने पास? 11x आ रहा है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि 2 प्लेयर्स जो हैं सीनियर उनको हटा दिया, जिनकी एज कितनी दे रखी है? 37 और 38। तो अब जो हटाने के बाद में जो एज होगी, टोटल एज, वो कितनी हो जाएगी? 11x माइनस 37 माइनस 38, ये 2 रिप्लेस कर दिए तो इनकी एज हट जाएगी। लेकिन इसके साथ ही 2 यंगर प्लेयर क्या किए? ऐड भी तो किए हैं, जिनकी दोनों की एज कैसी है? सेम है, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड किया है तो फिर न्यू एज क्या मिलेगी टीम की?
कितना आएगा बताओ? 11x माइनस 37 माइनस 38 प्लस जो यंगर प्लेयर ऐड कर रहे हैं अपन दो सेम एज वाले, उनकी एज में कितनी मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो कितना आएगा बताओ? कितना आ जाएगा? प्लस में 2y आ जाएगा ना, प्लस में कितना आ जाएगा? 2y। तो ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगी अपने पास कि जो प्लेयर्स थे 11 प्लेयर्स, उनमें से 2 प्लेयर्स को हटा दिया, 2 नए प्लेयर्स को जोड़ दिया, उसके बाद में जो टीम बन रही है उन टीम का जो टोटल एज है, 11 प्लेयर्स का जो टोटल एज है वो कितना है? 11x माइनस 37 माइनस 38 प्लस 2y, ठीक है। अब एक बात और दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है कि जो 11 प्लेयर्स की जो एवरेज एज है वो कितनी घट जाती है ऐसा करने से? 3 कम हो जाती है। पहले एज कितनी थी? x थी। पहले एवरेज एज कितनी मानी थी अपन इनिशियली? x मानी थी ना, और ये सब काम करने के बाद में एज कितनी कम हो गई? एवरेज एज 3 कम हो गई। यानी कि जो नई एज मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताओ मुझे? एवरेज एज x माइनस 3 तो मिलेगी। इनिशियली जो अपने पास टीम थी उसकी एवरेज एज कितनी मानी थी अपन ने? x, लेकिन 2 प्लेयर्स को बाहर कर दिया, 2 नए प्लेयर्स को अंदर कर लिया, तो इसकी वजह से एवरेज एज में क्या फ़र्क पड़ा? 3 से एवरेज एज कम हो गई। तो जो नई एवरेज एज टीम की बन रही है वो कितनी बनेगी अब? x माइनस 3 बनेगी। लेकिन प्लेयर तो अब भी x ही रहेंगे ना, वो सॉरी प्लेयर तो अब भी 11 ही रहेंगे ना, 2 प्लेयर्स बाहर निकाल दिए थे, उसकी जगह 2 प्लेयर अंदर ले लिए मैंने, ठीक है। तो बताओ न्यू एज जो इधर से लिखेंगे टीम की वो क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। ये तो एवरेज था, नया एवरेज कितना था? x माइनस 3, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? टोटल नंबर जितने टीम प्लेयर थे 11 से, तो अपने पास क्या आ जाएगी? टोटल एज आ जाएगी ना टीम की। तो ये भी अपने पास टोटल एज है टीम की, और ऊपर जो अपन ने ये इक्वेशन लिखी है ये भी क्या है अपने पास? ये भी तो टोटल एज ही है टीम की, नई टीम की, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं ना। तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा? देखो 11x माइनस 37 माइनस 38 प्लस 2y इक्वल टू 11x माइनस 3, ठीक है। तो कितना आएगा अपने पास यहाँ से? और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? देखो 2 इक्वेशन बन जाएंगी यहीं से। अच्छा x तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों जगह से, ठीक है। 11x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है फिर तुम्हें? y की करनी है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन।